डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बी केमिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का मोस्ट वेलकम है। इससे पहले लेक्चर 6 में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद लेक्चर 7 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपन लेक्चर 7 के अंदर स्टडी करते हैं एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रिएक्शन ऑफ KCN एंड AgCN विथ एल्किल हैलाइड की AgCN एवं KCN के साथ क्रिया। देखो इधर, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KCN या एल्कोहलिक बोले या एथेनॉलिक बोले, एक ही बात है। एल्कोहलिक एथेनॉल भी क्या होता है, एल्कोहलिक होता है। एल्कोहलिक KCN के साथ कराई जाती है तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज क्या होता है, यहां पर नाभिक स्नेही साइनाइड होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम पर। एल्किल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन बंध ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। कार्बन की विद्युतता कम और हाइड्रोजन की विद्युतता उच्च होती है। इस वजह से कार्बन पर आंशिक ऋणावेश एवं हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश एवं हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो मैं यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूं। ये न्यूक्लियोफाइल कौन CN- इस R+ पर अटैक करेगा। इसको मिटा, यहां से अलग कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इस R प्रोजेक्ट पर अटैक करता है। जैसे अटैक करता है तो ये CX- बाहर निकल जाता है। X- और K+KX बाहर निकल जाते हैं और अपने को प्रोडक्ट के रूप में RCN मिल जाता है। एल्किल साइनाइड मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। इसका IUPAC नाम, साइनाइड को नाइट्राइल भी बोलते हैं, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, एल्केन नाइट्राइल अपने को उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इधर ये साइनाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है। इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। मैं एग्जांपल्स और लेता हूं इसके। इधर यहां पर CH3 Cl ले लिया, इसकी क्रिया एथेनॉलिक, एल्कोहलिक बोल दें, ये एथेनॉलिक KCN के साथ कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहां पर CN-, यहां इलेक्ट्रोफिलिक क्या स्पीशीज क्या होगी, ये मिथाइल पॉजिटिव होगा, ये Cl नेगेटिव होगा। इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, CN। जैसे अटैक करता है तो मिथाइल साइनाइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ KCl बाहर निकल जाता है। इसको मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं। IUPAC नाम होगा, इसके अंदर 2 कार्बन की चेन होती है। इसका IUPAC नाम होगा एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल इसका IUPAC नाम है। इधर यहां पर अपन और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन जो ये बनने वाला साइनाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस एल्किल साइनाइड से अपन वेरियस प्रोडक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। जब इस एल्किल साइनाइड का पूर्ण जलापकरण कराते हैं, पूर्ण कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पूर्ण जलापकरण, तो पूर्ण जलापकरण के उपरांत यह साइनाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। पूर्ण जलापकरण के दौरान 3 वाटर मॉलिक्यूल प्रयुक्त होते हैं। ये तीनों की तीनों बंध, कार्बन नाइट्रोजन बंध, ये तीनों बंध विद्युत होते हैं। यहां पर नाइट्रोजन की विद्युतता कार्बन से उच्च होती है। इस वजह से नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करता हूं। ये तीनों बंध जब विद्युत होंगे तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नाइट्रोजन की विद्युतता उच्च है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली नाइट्रोजन की ओर जाएंगे, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज आता है उस नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम
3H+ जुड़ जाते हैं। जल किस में टूटेगा? वाटर। H+ और OH- में टूटता है, H+ और OH- में टूटता है वाटर। तो नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव से 3H+ जुड़ जाते हैं और NH3 निकल जाता है बाहर। इधर इस कार्बन पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इन 3 पॉजिटिव चार्ज से वाटर में से निकलने वाला OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये 3 OH इस पर जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, जिनमें से हम जानते हैं we know that 2 and more than 2 OH group present on carbon atom. These compound are unstable. Then 2 OH group interaction between then water molecule exit और compound formation. It means यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर एक से 2 से अधिक OH समूह किसी कार्बन पर होते हैं तो ऐसा यौगिक अस्थायी होता है और ये आपस में अंतःक्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। मैं वापस से बोलता हूं, किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर एक कार्बन पर 2 से अधिक OH होते हैं तो वो इस यौगिक अस्थायी माना जाता है और 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो 2 OH आपस में इंटरेक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकलता है -H2O, तो यहाँ पर ये R इधर, ये OH इधर प्रेजेंट है। ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर निकलता है तो ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, ये H और OH जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड एक और बन जाता है। अपने को उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति होती है। तो इधर जब साइनाइड का बनने वाले साइनाइड का पूर्ण जलापटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इसका हम लोग जब आंशिक जलापटन कराते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, आंशिक जलापटन के दौरान अपने को एमाइड की प्राप्ति होती है। आंशिक जलापटन के दौरान अपने को एमाइड की प्राप्ति होती है। इधर देखिए, आंशिक जलापटन में वाटर के 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। जब आंशिक जलापटन, पूर्ण जलापटन में तो कार्बन और नाइट्रोजन के तीनों बंध टूटते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के तीनों बंध पूर्ण जलापटन में टूटते हैं। मैं यहां पर समझाने के लिए लिख रहा हूं। लेकिन आंशिक जलापटन के दौरान कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो 3 बंध प्रेजेंट हैं, इनमें से 2 बंध टूटते हैं। 2 बंध टूटेंगे तो नाइट्रोजन पर की विद्युतता कार्बन से उच्च है। नाइट्रोजन की विद्युतता कार्बन से उच्च होने के कारण नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इधर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज से 2 बंध टूटे, 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज से क्या जुड़ेगा? ये H+ जुड़ता है। 2H+ नाइट्रोजन से जुड़ चुके हैं। इधर कार्बन से क्या जुड़ेंगे? 2 OH। ये 2 OH कार्बन से जुड़ चुके हैं। कार्बन पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे क्योंकि 2 बॉन्ड क्लीवेज हो रहे हैं। इधर एक कार्बन पर 2 से अधिक OH अस्थायी होते हैं तो ये आपस में अंतःक्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उत्पाद के रूप में अपने को एमाइड की प्राप्ति होती है। ये एमाइड बन जाता है। जब साइनाइड का पूर्ण जलापटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और आंशिक जलापटन कराने पर अपने को एमाइड की प्राप्ति होती है। याद रखना, यहां पर 2 बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। कार्बन नाइट्रोजन पूर्ण जलापटन में 3 बॉन्ड क्लीवेज होंगे, 3 बॉन्ड, ठीक। लेकिन एक अपक्रिया इसका जब हम अपचयन कराते हैं, क्या कराते हैं? अपचयन। अपचयन किससे कराएं? अपचयन कराते हैं अपन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं है तो सोडियम इथोक्साइड से इसका अपचयन कराएं, या सोडियम इथोक्साइड नहीं है तो अपन इसका अपचयन और भी अच्छा कह सकते हैं रूसिंग एजेंट, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है, उससे इसका अपचयन करा सकते हैं। और आपके कोर्स में सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड नहीं है, लेकिन अब मैं रिएजेंट पर नेक्स्ट लेक्चर आएगा, स्पेशली रिएजेंट पर लेक्चर बनाऊंगा। उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होगा, और इधर जितने भी रिएजेंट हैं उन सब पर एक वीडियो लेक्चर आपके लिए छोड़ूंगा। इधर ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका अपचयन करते हैं तो अपचयन के दौरान 2 कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के, साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड क्लीवेज होंगे। 2 बॉन्ड क्लीवेज होने पर ये एटॉमिक गैस सप्लाई करेगा तो यहाँ पर
एक H इस कार्बन पर, एक H इस कार्बन पर लग जाता है। पहला बॉन्ड टूटेगा, जब दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो एक H इस कार्बन पर, एक H इस कार्बन पर लग जाएगा, तो अपने को उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन की प्राप्ति होती है। जब अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है और यहाँ पर 4H एटॉमिक H प्रयुक्त होते हैं। ठीक, इस प्रकार से साइनाइड का पूर्ण जलापटन कराने पर कार्बोक्सिलिक, आंशिक जलापटन कराने पर एमाइड और अपचयन कराने पर प्राथमिक एमीन, बंडली एमीन की प्राप्ति होती है। इधर इसी को मैं जोड़ूं स्टीफन रिएक्शन से, तो साइनाइड का एक साइनाइड स्टीफन रिएक्शन और देता है स्टीफन अपक्रिया। स्टीफन रिएक्शन वो कैसे देगा, इधर देखो, जब साइनाइड का अपचयन SnHCl के साथ SnCl2 की प्रेजेंस में HCl के साथ कराते हैं तो यहां पर कार्बन नाइट्रोजन का बीच का एक बॉन्ड क्लीवेज होगा, 2 एटॉमिक हाइड्रोजन सप्लाई होते हैं, तो 1H इस पर 1H इस पर जुड़ेगा, तो अपने को यहां पर CH डबल बॉन्ड NH, तो SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में अपचयन कराने पर संगत इमीन बनती है। RCH डबल बॉन्ड NH को बोलते हैं इमीन। जब इस इमीन का अपन खनिज अम्ल की उपस्थिति में, कोई भी खनिज अम्ल लें और इस खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन, तो खनिज अम्ल क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड इज नोन एज मिनरल एसिड, खनिज जलनीय अम्ल। तो खनिज अम्ल की उपस्थिति में जब जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन में प्रयुक्त क्या होगा, H2O में इसको H3O प्लस रख सकता हूं, ये H3O प्लस जल अपघटन का सिंबल है। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन की विद्युतता कार्बन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर जाएंगे, नाइट्रोजन की ओर। नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पर एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 H और जुड़ते हैं तो ये NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये NH3 निकाल देगा, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये NH3 निकल चुका है। साथ ही साथ में एक H ऑलरेडी है, 2 H और जुड़ गए, NH3 निकल गया है। इस कार्बन पर कितने 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो इधर कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कार्बन की विद्युतता नाइट्रोजन से कम है, इसलिए इस कार्बन पर 2 OH जुड़ जाते हैं, ये OH और ये OH। और हम जानते हैं किसी कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH अस्थायी होते हैं, ये आपस में इंटरेक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। ये RCHOH, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है -H2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कहलाती है स्टीफन अपक्रिया। मैं वापस से रिपीट करता हूं इसको कि साइनाइड की बनने वाला साइनाइड है वो SnCl2 और HCl की उपस्थिति में अपचित होकर के संगत इमीन बनाता है। इमीन का खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर इधर NH3 बाहर निकलती है, 2 बॉन्ड ब्रेक, ये दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। कार्बन की विद्युतता कम है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर OH जुड़ेगा और एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH अस्थायी होते हैं जो आपस में इंटरेक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और उत्पाद के रूप में अपने को एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाती है। तो यार याद रखना, जब पूर्ण जल अपघटन कराते हैं साइनाइड का तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, आंशिक जल अपघटन कराने पर एमाइड की प्राप्ति होती है एवं अपचयन कराने पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम मेथॉक्साइड से अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती है। और जब इसका SnCl2 HCl और से अपचयन कराते हैं तो इमीन बनती है। संगत इमीन का जल अपघटन कराने पर अपने को एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। जब रिएक्शन AgCN के साथ कराते हैं एल्किल हैलाइड की तो उत्पाद के रूप में एल्किल आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है। इधर देखते हैं, उत्पाद के रूप में अपने को एल्किल आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है। यहां नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से ये आक्रमणकारी स्पीशीज नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, ये नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, ये X निकलता है बाहर, तो यहां पर ये Rn, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और C ये बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। इधर AgCN AgX निकल जाता है बाहर, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। इधर
जब इसके मैं एग्जांपल लेता हूं, और ये C2H5 इधर Cl, इसकी क्रिया AgCN के साथ कराते हैं तो एथाइल आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है। C2H5, ये N ट्रिपल बॉन्ड C, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ये AgCl। आपके दिमाग में क्वेश्चन यह आ रहा होगा कि जब KCN के साथ क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की तो साइनाइड की प्राप्ति होती है, जबकि AgCN के साथ क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? इधर देखना, ये RX इधर क्रिया कर रहा है AgCN के साथ और इधर क्रिया कर रहा है KCN के साथ। KCN के साथ यहां पर भी एल्कोहलिक होगा या एथेनोलिक होगा। ये एल्कोहलिक AgCN लेंगे, यहां पर भी एल्कोहलिक ले सकते हैं या एथेनोलिक, एथेनॉल भी क्या होता है? एल्कोहल होता है, ये एथेनोलिक ले सकते हैं आप। ठीक, यहां पर भी ये एल्कोहलिक या एथेनोलिक AgCN होगा। तो इधर तो प्रोडक्ट अपने को साइनाइड बनता है, ये KX बार, इधर प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनता है, इधर AgX बार। तो ऐसी क्या विशेषता है इसके अंदर साइनाइड के अंदर, KCN के अंदर ये तो साइनाइड दे रहा है और इधर AgCN के अंदर आइसोसाइनाइड दे रहा है। तो आपको इधर मैं एक्सप्लेन करता हूं। याद रखना, KCN के अंदर आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है KCN के अंदर? K और ये Cn-। तो KCN हैविंग आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड रखता है, इस वजह से आक्रमणकारी स्पीशीज यहां पर कार्बन साइनाइड का कार्बन होता है। कौन सा होता है आक्रमणकारी स्पीशीज? साइनाइड का कार्बन। ये अटैकिंग स्पीशीज होती है, आक्रमणकारी स्पीशीज, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जबकि AgCN के अंदर आयनिक नहीं, सह संयोजक बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट को हिंदी में बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध की वजह से ये कार्बन अटैक नहीं कर पाता, कार्बन आक्रमणकारी स्पीशीज नहीं होती है। या नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से, नाइट्रोजन का एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इस पर ये आक्रमणकारी स्पीशीज क्या होगी? नाइट्रोजन का एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैकिंग स्पीशीज होगी। इस वजह से जो बॉन्ड बनता है, अटैक कौन करेगा? लोन पेयर करेगा। तो लोन पेयर की साइड से बॉन्ड बनेगा, इससे कार्बन से बॉन्ड बनता है। क्ौन से कार्बन से? एल्किल समूह के कार्बन से। इस वजह से अपने को उत्पाद के रूप में किसकी प्राप्ति होती है? आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहां पर जो AgCN के मध्य बंध सहसंयोग होता है और सहसंयोग बंध की सामर्थ्य बॉन्ड ब्रेक होने में आयनिक बंध की तुलना में क्या होती है? उच्च होती है। क्योंकि आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो चाहे ठोस अवस्था हो, चाहे इनकी मोल्टिंग अवस्था हो, सभी के अंदर ये आयंस के रूप में पाए जाते हैं, आयंस के रूप में सेपरेट होते हैं। इस वजह से यहाँ पर अटैकिंग स्पीशीज आयनिक बॉन्ड की वजह से कार्बन अटैकिंग स्पीशीज होती है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बाहुल्यता होती है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेवियर करता है। यहाँ पर सहसंयोग बंध होने के कारण नाइट्रोजन का लोन पेयर ये न्यूक्लियोफाइल होगा, नाभिक स्नेही होगा, न कि कार्बन, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की बाहुल्यता नहीं है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड पर दोनों Ag और C कार्बन दोनों के अधिकार होता है। इसी वजह से यहाँ पर अपने को किसकी प्राप्ति होती है? साइनाइड की, आइसोसाइनाइड की प्राप्ति होती है। तो ये उत्पाद का नाम क्या होगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। इसको IUPAC पद्धति में साइनाइड का पूर्ण आइसोसाइनाइड लगाते हैं, अनुलग्न आइसोनाइट्राइल लगाते हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा एथेन आइसोनाइट्राइल। इसका IUPAC नाम होता है एथेन आइसोनाइट्राइल। कोई दिक्कत? अब इसके बाद में आता है इस आइसोसाइनाइड का अपचयन और जलक गठन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइसोसाइनाइड का जब अपन जलक गठन कराते हैं तो उत्पाद के रूप में अपने को प्राथमिक एमीन और फॉर्मिक अम्ल की प्राप्ति होती है। मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। जबकि अपचयन कराने पर इससे द्वितीयक एमीन की प्राप्ति होती है। ये बात आपको क्लियर करता हूं मैं यहां पर। ये आइसोसाइनाइड लेते हैं RNC,
इधर ये RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर दो बॉन्ड आइसोसाइनाइड के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक तो बॉन्ड वन बॉन्ड कोऑर्डिनेशन होता है, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। और ये यहां पर जो टू बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है, टू बॉन्ड। कोवलेंट का मतलब सह संयोजक बंध होते हैं। जब इसका हम लोग पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो पूर्ण जल अपघटन पर ये एमीन देता है, बंडिंग एमीन और फॉर्मिक अम्ल की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से हुआ, इधर देखो, यहां नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इसके लिए, कार्बन के लिए। तो कार्बन की वैलेंसी अब हम लोग चेक करते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहां ऑब्वियसली 1 2 तो बॉन्ड बनाने में प्रयुक्त हो गया। एक यहां पर लोन पेयर ऑलरेडी होता है, ठीक। नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक करते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। 1 2 3 और यहां पर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से जा रहे हैं, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर होंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 5। 1 2 3 और 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के, यहां पर ये लोन पेयर दिया है तभी तो ये बॉन्ड बना है कोऑर्डिनेशन, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लोन पेयर की वजह से बना है। तो नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर एज ए 2 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में वैलेंसी में काउंट होते हैं। तो इधर और एक इसका अपचयन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम मेथॉक्साइड से। तो अपचयन कराएंगे तो यहां पर ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है वापस, इलेक्ट्रॉन लेगा तो एज ए लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर आ गए। ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, इधर 2 में से एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तो एज ए लोन पेयर के रूप में आता है। एक सिंगल बॉन्ड ये ब्रेक होता है, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1H इधर और कार्बन पर 1H इधर आ जाता है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और उपस्थित है कार्बन पर, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 हाइड्रोजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। तो इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन यहां पर आ जाते हैं और बंडिंग 2 डिग्री एमीन की प्राप्ति हो जाती है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, 1 बॉन्ड जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, एज ए लोन पेयर के रूप में यहां पर आ जाते हैं। यहां पर 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड में से कोवेलेंट बॉन्ड में से 1 बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 बॉन्ड यहां पर एग्जिस्ट करेगा, रहेगा। जैसे ही 1 बॉन्ड ब्रेक होगा इधर, तो यहां पर एक H तो इधर और एक H इधर आ जाता है, ठीक। यहां पर ये H आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं कार्बन के, इन 2 इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक हाइड्रोजन अपन सप्लाई कर रहे हैं, 4 एटॉमिक हाइड्रोजन। तो 2 एटॉमिक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेगा और इधर ये 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाती है, तो ये 2 डिग्री एमीन की प्राप्ति हो जाती है। बात आती है इसके पूर्ण जल अपघटन की। तो इसका जब पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो अपने को उत्पाद के रूप में ये एमीन बनेगा और फॉर्मिक अम्ल बनेगा। कैसे बनता है फॉर्मिक अम्ल, इधर यहां पर कार्बन के पास में 2H आएंगे, नाइट्रोजन का लोन पेयर एग्जिस्ट रहेगा, ये 2H आपस में इंटरेक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, ये -H2O ये बाहर निकल जाएगा, सॉरी 3OH आते हैं यहां पर, OH और ये OH, 3OH में से 2H आपस में इंटरेक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं -H2O। यहां पर ये H ये OH और डबल बॉन्ड O अर्थात HCOOH फॉर्मिक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। एसिड या वाटर के 3 मोल प्रयुक्त होते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में। कोई दिक्कत किसी को? तो इसके पूर्ण जल अपघटन आइसोसाइनाइड का कराते हैं तो इधर 1 डिग्री एमीन और फॉर्मिक अम्ल बनता है, जबकि अपचयन से आइसोसाइनाइड के अपचयन से अपने को 2 डिग्री एमीन बनती है। जब अपचायक के रूप में सोडियम मेथॉक्साइड प्रयुक्त करते हैं, जब अपचायक
सोडियम एथोक्साइड प्रयुक्त करते हैं तो ये अपचयन विशेषकर किस नाम से जाना जाता है? ये मेंडियस अपचयन के नाम से जाना जाता है। मेंडियस अपचयन के नाम से जाना जाता है। जब आइसाइनाइड और आइसाइनाइड का अपचयन सोडियम एथोक्साइड के द्वारा किया जाता है तो अपचयन मेंडियस अपचयन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसकी एक केमिकल रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड की AgNO2 एवं KNO2 के साथ क्रिया। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 के साथ कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन की प्राप्ति होती है, जबकि KNO2 के साथ कराने पर एल्किल नाइट्राइड की प्राप्ति होती है। मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं उधर से। AgNO2 एवं KNO2 के साथ रिएक्शन के साथ रिएक्शन, इधर ये एल्किल हैलाइड लिया, इस एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन RNO2 बनता है और AgX निकल जाता है बाहर, जबकि KNO2 के साथ कराने पर KNO2 के साथ कराने पर एल्किल नाइट्राइड बनता है N डबल बॉन्ड O। देखो इधर, और ये KX निकल जाता है बाहर प्लस KX। ऐसा क्यों होगा मैं अभी यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। KNO2 के अंदर मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं तो KNO2 के अंदर ऑक्सीजन यहां पर अटैकिंग स्पीशीज होगी। कैसे होगी? KNO2 में K प्लस ये O माइनस ये N डबल बॉन्ड O, ये पाया जाता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और यहां पर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, ऑक्सीजन पर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, आयनिक बॉन्ड है यहां पर आक्रमणकारी स्पीशीज नाइट्रोजन नहीं होकर के आक्रमणकारी स्पीशीज क्या होती है? ऑक्सीजन होता है। तो यहां आक्रमण कौन करेगा? ये एल्किल हैलाइड पर ये अटैक करता है। मैं एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करता हूं। ये CH3CH2 ये Cl ले लिया, इसकी क्रिया KNO2 के साथ कराएं तो K प्लस ये O N डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज। कार्बन की बैलेंस, कार्बन की विद्युतीयता कम है, क्लोरीन की तुलना में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होते हैं? नाभिक स्नेही उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। अर्थात जिन पर इलेक्ट्रॉन की बाहुल्यता होती है वो नाभिक स्नेही होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड का कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। इधर ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक का न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पर, ये Cl बाहर जाएगा तो इस उत्पाद अपने को एल्किल नाइट्राइड अर्थात एथेन नाइट्राइड की प्राप्ति होती है। O N डबल बॉन्ड O, एथेन नाइट्राइड, नाइट्राइड इधर, और ये KCl बाहर निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं सब प्रोडक्ट। जब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उत्पाद के रूप में एल्किल नाइट्रोएल्केन की प्राप्ति होती है। यहां पर अटैकिंग स्पीशीज क्या होगी? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ये अटैकिंग स्पीशीज नाइट्रोजन होती है, यहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ये अटैकिंग स्पीशीज होती है। इसी वजह से अपने को उत्पाद के रूप में नाइट्रोएल्केन की प्राप्ति होती है। याद रखना दोनों रिएक्शनों को, कई बार पूछी जाती है KCN की रिएक्शन, AgCN की, KNO2 और AgNO2 की। इधर मैं एग्जांपल लेता हूं, ये CH2 ये CH2 प्रोपेन लिया, नॉर्मल प्रोपेन क्लोराइड, इसकी क्रिया AgNO2 के साथ कराऊं। ये साइक्लो एक्सिल क्लोराइड के ले लिया, इसकी क्रिया AgNO2 के साथ कराता हूं तो दोनों स्थितियों में अपने को इधर नाइट्रोएल्केन बनता है। ये प्रोपेन वन नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो क्या है? प्रतिस्थापी, इसका नाम क्या हुआ? आयुपेशी नाम, 1 नाइट्रो
प्रोपेन, इधर AgCl निकल जाता है बाहर, इधर उत्पाद प्राप्त होगा 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो उत्पाद क्या प्राप्त होगा अपने को 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। आपने वो बात समझ में आ गई होगी कि जब AgNO2 के साथ क्रिया कराते हैं नाइट्रो एल्केन बनता है। क्यों? यहाँ पर अटैकिंग स्पीशीज नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन, या न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज होती है नाइट्रोजन, नाभिक स्नेही होता है। ठीक, यहाँ पर भी एक अटैकिंग स्पीशीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इधर, इस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपने को नाइट्रो एल्केन की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है वह है नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद एक्वस KOH या एक्वस NOH या एक्वस AgOH या नम Ag2 एंड एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया। तो इधर देखते हैं अपन, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एक्वस का मतलब जलीय है, KOH या NOH के साथ कराते हैं, तो यहां पर उत्पाद के रूप में अपने को एल्कोहल की प्राप्ति होती है और उप उत्पाद के रूप में HX बाहर, KX बाहर निकल जाता है, KX बाहर निकल जाता है। इधर जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय एक्वस KOH या NOH के साथ या जलीय AgOH के साथ या नम Ag2O के साथ कराई जाती है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कोहल की प्राप्ति होती है एवं सब उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने को KX की प्राप्ति होती है। इस दौरान न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया संपन्न होगी। यहाँ नम Ag2O के अंदर भी AgOH मिलता है, नम Ag2 के अंदर AgOH मिलता है। इधर देखना, मैं यहाँ पर C2H5 OH लेता हूं और इसकी जलीय KOH के साथ क्रिया, जलीय NaOH के साथ क्रिया कराता हूं, तो देखो जल क्या है, NaOH क्या होता है? आयनिक होता है। जल भी, जल कैसा है? ध्रुवीय विलायक है। तो यहाँ पर OH माइनस नाभिक स्नेह की बाहुलता बहुत अधिक हो जाती है, Na प्लस और OH माइनस। ये OH माइनस नाभिक स्नेही, ये कारण है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, Cl लगा दिया मैंने यहाँ पर। ये नाभिक स्नेही OH माइनस, ये एल्किल हैलाइड के कार्बन पर अटैक करता है और Cl रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पर, ये NaCl बाहर निकल जाता है इधर, और अपने को C2H5 OH एथाइल एल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अपन एल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ कराते हैं, तो इस दौरान नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं होकर के विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्पाद के रूप में अपने को एल्कीन की प्राप्ति होती है। यदि मैं एथाइल एल्कोहल की क्रिया, ये एथाइल एल्कोहल लिया, सॉरी एथाइल क्लोराइड, एथाइल एल्कोहल नहीं, एथाइल क्लोराइड, इसकी क्रिया जलीय NaOH या KOH की जगह पर मैं एल्कोहलिक NaOH या KOH प्रयुक्त करता हूं, तो अपने को उत्पाद के रूप में किसकी प्राप्ति होगी? उत्पाद के रूप में अपने को एल्कीन की प्राप्ति होती है। इस दौरान अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखो इधर, इसका क्लोरीन के पास वाला ये कार्बन अल्फा, इससे अगला कार्बन ये बीटा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी? एल्कोहलिक KOH लेने पर ये Cl, इस CH2 को, CH3 को मैं इस प्रकार से दर्शा सकता हूं। तो यहाँ पर ये अल्फा से Cl और बीटा से H का एलिमिनेशन होता है और अपने को उत्पाद के रूप में एल्कीन की प्राप्ति होती है। तो आपको ये याद रखना है, जब कभी भी ये HCl बाहर निकल जाता है और इस दौरान अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है।
आपको ये याद रखना है, जब कभी भी एल्कोहलिक NaOH या KOH प्रयुक्त करते हैं तो इस दौरान अल्फा बीटा अवलोकन अक्रिया संपन्न होती है, और जलीय NaOH KOH या एक जलीय AgOH या नम Ag2 प्रयुक्त करते हैं तो उत्पाद के रूप में अपने को अल्कोहल की प्राप्ति होती है। इधर मैं इसकी क्रिया ये साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड लिया, इसकी क्रिया AgOH के साथ, जलीय AgOH के साथ कराऊं या नम Ag2O के साथ कराता हूं तो अपने को उत्पाद के रूप में साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल मिलेगा और AgBr ये बाहर निकल जाता है। ठीक, तो अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल मिल जाता है। इस प्रकार से ये अल्कोहलिक NaOH और KOH और जलीय NaOH और KOH की अभिक्रिया संपन्न होती है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि एक्वस KOH लेने पर उत्पाद के रूप में अल्कोहल क्यों मिल रहा है और जलीय और अल्कोहलिक NaOH या KOH को लेने पर उत्पाद के रूप में अपने को एल्कीन क्यों मिल रही है। इधर देखना, जलीय NaOH या KOH लेने पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है नाभिक, इसलिए वो OH माइनस आयनों की अधिकता होती है, क्योंकि जो सॉल्वेंट जल लिया है अपन ने इससे भी OH माइनस जल भी क्या है H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है। इधर जो KOH है वो K प्लस और OH माइनस के अंदर डिसोसिएट होता है, तो OH माइनस आयन डोमिनेंट होते हैं यहाँ पर नाभिक, इसलिए और यहाँ पर इस दौरान जो कार्बोकैटायन होगा इससे C2H5 में कोई भी एल्किल हैलाइड होगा, इससे हेलोजन निकलेगी तो बनने वाली स्पीशीज क्या होगा, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन पर ये इजीली अटैक कर जाएंगे कौन, OH माइनस आयन, क्योंकि OH माइनस आयनों की संख्या अधिक होती है, इस वजह से उत्पाद के रूप में अल्कोहल की प्राप्ति होती है। लेकिन अल्कोहलिक NaOH या KOH लेने पर तो यहाँ पर अल्कोहल के अंदर अल्कोहल कैसा है, अध्रुवीय विलायक है। ठीक, NaOH कैसा है, आयनिक है। तो अध्रुवीय विलायक के अंदर NaOH पूर्णतः सोलुबल नहीं होता है। जब पूर्णतः सोलुबल नहीं होगा तो OH माइनस आयन सप्लाई नहीं होते हैं और OH माइनस आयन अल्कोहल की सरफेस, आउटर सरफेस पर रहते हैं। जब आउटर सरफेस पर NaOH या KOH रहेगा, सोल्वेशन नहीं होगा इसका, तो OH माइनस आयन बनने वाले कार्बोकैटायन के लिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड में से हेलोजन निकल जाएगी तो कार्बोकैटायन बनेगा। बनने वाले कार्बोकैटायन के लिए OH माइनस आयन नहीं मिल पाते क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर ये एल्किल हैलाइड रहता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड कैसा है, अल्प ध्रुवीय, ध्रुवीय तो है लेकिन ये भी कैसा है, उसके अंदर सोलुबल नहीं होगा। तो उसके अंदर अल्कोहल के अंदर तो सोलुबल होगा एल्किल हैलाइड, लेकिन NaOH सोलुबल नहीं होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, क्योंकि अल्कोहल एक ध्रुवीय है, अल्कोहल अध्रुवीय विलायक है, जबकि NaOH कैसा है, आयनिक है। तो ये वाला जो अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये एल्किल हैलाइड कैसा होता है, एल्किल हैलाइड होता है ध्रुवीय है और ये अल्कोहल अल्प ध्रुवीय विलायक होता है। तो एल्किल हैलाइड को तो घोल देता है, तो एल्किल हैलाइड के अंदर एल्किल हैलाइड अल्कोहल के अंदर रहता है, जबकि आउटर सरफेस पर क्या रहता है, ये रहता है OH माइनस आयन, कौन सा, NaOH का। इस वजह से OH माइनस आयन की संख्या अधिक नहीं होती है और सरफेस पर रहते हैं और अप्रोच नहीं कर पाते कार्बोकैटायन के पास, इस वजह से अल्कोहल की प्राप्ति नहीं होती है। तो बनने वाला कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, स्थायित्व चाहता है, तो इस वजह से वो H प्लस का टर्मिनेशन करता है, निकालता है और H प्लस निकल करके सरफेस, आउटर सरफेस पर आ जाते हैं और उत्पाद के रूप में अपने को अल्कोहल की प्राप्ति होती है। आउटर सरफेस पर आ जाएंगे, सरफेस पर OH माइनस आयन मिलेगा, ये Cl निकल जाएगा तो OH माइनस आयन NaOH Na प्लस के साथ NaOH बना लेते हैं। इधर OH माइनस आयन ये NaCl के साथ में Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइंड होकर के NaCl बना लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन वापस से करता हूँ कि ये सॉल्वेंट अल्कोहल है, ये कंटेनर है, इसके अंदर अल्कोहल सॉल्वेंट लिया, ये अल्कोहल, इस अल्कोहल के अंदर डिप कर रखा है अपन ने C2H5 Cl, ये डिप कर रखा है, ये C2H5 Cl डिप कर रखा है। इस अल्कोहल के अंदर NaOH भी है, ये NaOH इसके अंदर पूर्णतः विलय नहीं होगा, ये आउटर सरफेस पर NaOH जमा हो जाता है। ये C2H5 इसके अंदर विलयशील होगा
तो ये जब टूटता है तो C+C2H5 कार्ब कैटायन बनाता है और ये Cl- बनाता है। इधर ये Cl- आयन ये आउटर सरफेस पर पहुंच करके Na+ के साथ कंबाइंड होकर के NaCl बना लेते हैं। ये C2H5 अपनी स्टेबिलिटी चाहने के लिए H+ निकालता है, H+ आउटर सरफेस पर पहुंच करके OH- के साथ H2 बना सकता है या Cl- के साथ HCl बना सकता है। इस प्रकार से अल्फा बीटा ब्लू क्रिया संपन्न हो जाती है किसके साथ? एल्किल हैलाइड की एल्कोहलिक NOH या QH के साथ। कोई दिक्कत किसी को? इधर